हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी DSSB की तैयारी। और उसके लिए हमने सबसे पहले भूगोल कक्षा 6 की पुस्तक ली है और इसका पहला अध्याय है सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधला जैसा प्रतीत होता है, मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के साथ चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है, इसी को पूर्णिमा कहा जाता है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो देखिए, जो पूर्ण चंद्रमा की रात्रि होती है उसको पूर्णिमा कहा जाता है और नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और अंधेरा हो जाता है। जब पूर्णिमा होती है तो जो आकाश होता है, आकाश में चंद्रमा बिल्कुल गोल दिखाई देता है। तो ये हमारी दो स्थिति हो गई, पूर्णिमा और अमावस्या की। पूर्णिमा भी महीने में एक बार आती है और अमावस्या भी महीने में एक बार ही आती है। दोस्तों, जो हम अपने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते चलेंगे, अंडरलाइन करते चलेंगे, आप इनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं, या जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। नोट्स लिख लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए एक मैटर रेडी हो जाएगा, जिसको आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर पाएंगे। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा तथा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। अब देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में पूछा जाता है बहुत बार कि दिन के समय हम इन चमकीली छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि सूर्य का आकाश बहुत तेज होता है और रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम इसी वजह से दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा के साथ वे सारी वस्तुएं जो रात में आकाश में चमकती है, आसमान में चमकती है, उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म हो सकते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। देखिए, तारे क्या होते हैं? तारा होता है जिनका जो बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। ये कई बार कथन और कारण में आ जाता है, तो वहाँ से उसके लिए आप इसको नोट डाउन करिएगा कि तारे उन्हें कहते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, जो खगोलीय पिंड के बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन्हीं खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा का प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर भी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखो तो देखते समय
आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देखिए रात के समय तारों की जो विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसको आप नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। ऐसा ही एक नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जिसको बहुत आसानी से पहचानने जाने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। देखिए आपने आकाश में देखा होगा, यहाँ बुक में भी दिया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। ये रहा सप्तऋषि, ये रहा सप्तऋषि। ये जो है बच्चों फ्रेंड्स चम्मच के आकार का होता है। देखिए ये एक स्पून बन गई है, 7 तारों का समूह है, इसलिए इसको सप्तऋषि कहा जाता है। और इसकी बिल्कुल सीध में ध्रुव तारा होता है, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है, जिसको हमने देख लिया है। सप्तऋषि 7 ऋषि या 7 संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है वो अर्सा मेजर का भाग है। आप इसको नोट डाउन करिएगा। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा जो है, आप इसको नोट डाउन करिएगा, आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, उत्तर दिशा में। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया है। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तथा उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। वे तारों के प्रकाश को प्रकाशित करते हैं, जिसे पिंड कहते हैं। देखिए पिंड क्या होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इनको पिंड या ग्रह कहते हैं। इनको ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं जिनके पास अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। देखिए पृथ्वी के पास भी नहीं है, पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करती है। यह ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। इसको आप नोट डाउन करिएगा। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी जो है अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। देखिए बहुत कुछ रोचक तथ्य है ये। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन तीनों के चारों ओर जो है छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले या पट्टियाँ बोलते हैं इनको। ये विभिन्न असंख्य छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उनसे बनी होती है और इनको हम दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका एक चित्र दिया है। इसमें ग्रहों का सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है बुध है। बुध के बाद ये आ गया आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये सारे ग्रह हो गए हैं हमारे।
आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। देखिए, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था? तो आप इसको नोट डाउन करिएगा। सोल जो है कौन से देवता को कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए। आप लिख सकते हैं शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी जो है एक अंग्रेजी शब्द है और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। तो सबसे पहले है सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। अब है ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं? अब सूर्य की दूरी के अनुसार बताया है इनको। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान तरीका है। इसमें एक फॉर्मूला बताया गया है। माई एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। देखिए, सौरमंडल के 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी दीर्घवृत्ताकार को हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। नोट डाउन करिएगा। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। बुध को 88 दिन लगते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसको आप नोट डाउन करिएगा। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो ये जो है ये बोने ग्रह कहे गए, इसीलिए इनको जो है ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी के आकार का नाम है भूआब। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार वाला। भूआब जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्मी है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। आप इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि इसके 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह भी इसीलिए कहा जाता है।
अब देखिए ये कुछ एक रोचक तथ्य दिया हुआ है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय भी चंद्रमा पर गया है। देखिए भारतीय भी चंद्रमा पर गया है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन से भारतीय थे जो चंद्रमा पर गए थे। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखिए उपग्रह एक खगोलीय पिंड होते हैं। उपग्रह जो है वो खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया गया है। देखिए जो मानव निर्मित उपग्रह है उसको बनाने का एक उद्देश्य है कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जो मानव निर्मित उपग्रह हैं उनको रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एड्यूसैट इत्यादि हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट करिएगा अपनी कॉपी में। देखिए ये रॉकेट का प्रक्षेपण किया जा रहा है, आकाश में उड़ाया जा रहा है। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश होना। मानव निर्मित उपग्रह के बारे में ये चित्र दिखाया गया है। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए सूर्य का प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, ठीक है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पृथ्वी का लगभग एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग दिखाई देने का कारण है कि यह अपने अक्ष पर एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और पृथ्वी की परिक्रमा भी 27 दिन में ही करता है। इसीलिए चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। देखिए पूर्णिमा के दिन हम चंद्रमा पर पर्वत, मैदान और गड्ढे इनकी छाया को देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए तारे तो लगाते ही हैं, ग्रह भी लगाते हैं और उपग्रह भी लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, तो जो ये क्षुद्र ग्रह हैं ये एक विस्फोट हुआ था, उसके बाद ये ग्रहों से अलग हो गए थे, तो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। इसके बाद है अगला पॉइंट हमारा उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी पर इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं।
कभी कभी कोई उल्का जो है पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। देखिए, आकाश गंगा क्या है कि खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद पट्टी है जो चमकदार रास्ते को दिखाती है। मतलब ये आकाश गंगा है, तारों का समूह है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। देखिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आकाश गंगा की तुलना जो है प्राचीन भारत में आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। ठीक है, आकाश गंगा मतलब आकाश में बहने वाली गंगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। देखिए, ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं और ये सारी आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मतलब बहुत सारे जो हैं तारों के समूह है जो नदी के समान दिखाई पड़ते हैं, उसको आकाशगंगा कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी आकाशगंगा मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। देखिए, ये एक चित्र बनाया गया है। सबसे पहले पृथ्वी है, उसके चारों ओर जो है सौरमंडल है, फिर सौरमंडल, आकाशगंगा, बहुत सारे सौरमंडल, आकाशगंगा और बहुत सारी आकाशगंगा मिलकर के ब्रह्मांड बनाती हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे भी कहते हैं, मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए और इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? देखिए, हमारा स्थान सबसे बीच में है। ये पृथ्वी के ऊपर है हमारा स्थान, हम पृथ्वी पर रहते हैं। अभ्यास प्रश्न है, ग्रह और तारों में अंतर बताइए। देखिए, ग्रह वो होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, अपनी ऊर्जा नहीं होती, और तारों के पास अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा होती है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? देखिए, सौरमंडल क्या है? देखिए, सौरमंडल सूर्य, ग्रह, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर के सौरमंडल का निर्माण होता है। और सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है, अर्थात सूर्य का घर सौरमंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो देखिए, सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर जीवन संभव है। जीवन के लिए आवश्यक जितनी भी परिस्थितियां हैं वो मौजूद है और ऑक्सीजन और ओजोन गैस पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इसीलिए इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और किसी ग्रह पर जीवन की ये परिस्थितियां नहीं हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? देखिए, हम चंद्रमा के हमेशा एक ही भाग को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर और पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा और अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग दोनों ही काम 27 दिन में पूरा करता है। इसीलिए हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड क्या है? देखिए, ब्रह्मांड बहुत सारी लाखों करोड़ों आकाश गंगाओं का एक समूह है और हम भी उसी के एक भाग हैं, हम भी ब्रह्मांड के एक भाग हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है पृथ्वी,
सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है हमारा तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह हमारा पृथ्वी है। अगला प्रश्न है हमारा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं में पाए जाते हैं? किन ग्रहों की कक्षाओं में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में। देखिए, अब एक खाली स्थान भरो। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसको तारामंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? चंद्रमा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह है। तो सूर्य से तीसरा सबसे जो नजदीक का ग्रह है वो है पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। ये ग्रह जो हैं ये तारों से ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास का कंप्लीट होता है और इसमें हमने अपनी पूरी रिवीजन कर ली है, क्वेश्चन आंसर से लेकर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी। तो देखते रहिए अपना चैनल कलावर्क और इसको करते रहिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब DSSB की तैयारी के साथ। धन्यवाद।